Hello and welcome to Administration Wise. We are going through UGC NET JRF syllabus and we had already done about Indian administration in third unit of the syllabus and we had completed ancient Indian administration and Mughal administration part. Now in this very video we will continue with British period. Without wasting much time, let us start our topic. So let us start with our topic, that is legacy of British rule. Here legacy means role of Britishers in order to evolve इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो ब्रिटिश रूल के लिगेसी को ही रोल को ही फॉलो कर रहा है और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, फोर्सेस हैं जो ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री के ही फॉलो किए जा रहे हैं आज भी, जिनका की बहुत लास्टिंग इम्प्रिंट हमारे प्रिवेलिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर रहा है। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है आज के टाइम में ब्रिटिशर्स के एक्सपेरिमेंटेशन के पार्ट को और उसके कंटिन्यूअस इनोवेशंस जिस हिसाब से हमारा बेस्ट फिटिंग इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज होता हुआ एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व हुआ है वो हमें आज के डेट में देखने को मिलता है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या क्या है? सेक्रेटेरिएट सिस्टम, ऑल इंडिया सर्विसेज द वेरी important one, recruitment, training, office procedure, local administration, budgeting and police system, etc. These are some of the example of British legacy in Indian administration. ब्रिटिश पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला कि कंपनी रूल। कंपनी रूल कब तक था? बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1858 में कंपनी रूल को खत्म करके इसे कंप्लीटली क्राउन के अंदर ले लिया गया। उसके बाद शुरू होता है हमारा क्राउन रूल, दैट इज फ्रॉम 1858 टू 1947 till the time of independence, and on 15th August 1947 we got our independence. ब्रिटिश लेगेसी को तीन एस्पेक्ट में बांटा जा सकता है। क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में पढ़ेंगे हम लोग कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशंस को डेवलप करने में ब्रिटिशर्स का हाथ रहा। आज जो हमारे पास मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत बड़ा रोल है ब्रिटिशर्स का। सेकेंड वन इज इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, द वेरी मच इंपॉर्टेंट वन। एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके कुछ एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा था। सेक्रेटेरिएट सिस्टम, पुलिस सिस्टम, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एटसेट्रा। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कि 31 ऑफ द दिसंबर 1600 को क्राउन के द्वारा ग्रांट किया जाता है मोनोपोली ओवर द ट्रेड। कहाँ पे? ईस्टर्न वाटर में, इंग्लैंड से ईस्टर्न साइड में जितने भी ट्रेड है उसके लिए मोनोपोली दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। EIC हेयर मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। 1765 तक जो कंपनी था वो एक ट्रेडिंग कंपनी ही था और उसका जो चार्टर है वो रिन्यू किया जाता था टाइम टू टाइम। बात तब बदली जब बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी की जीत हुई और कंपनी को ग्रांट किया गया मुगल्स के द्वारा क्या? दीवानी राइट। कहाँ का? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और इस तरीके से बंगाल में इस्टेब्लिश हुआ डुअल गवर्नमेंट। इसी वक्त 1770 के दौरान 1770-71 के दौरान ग्रेट फेमाइन भी हिट किया और इन सब के वजह से फील हुआ क्राउन शुड रेगुलेट द कंपनीज बिजनेस। किस तरीके से वो एडमिनिस्टर कर रहा है वो अब क्राउन रेगुलेट करेगी, क्योंकि 1770 से पहले दीवानी राइट मिल चुका था। उसके बाद 1770-71 में ग्रेट फेमाइन आ चुका था, बैटल ऑफ बक्सर में जीत चुके थे ये लोग। तो एक सही एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत, तो इसके लिए सबसे पहले लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इससे पहले देखते हैं कि दो कंट्रोलिंग बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसके बारे में हम लोग फर्दर आगे इसी वीडियो में देखेंगे। एंशिएंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, ये पहले से देख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो पहला एक्ट लाया गया वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इट वाज द फर्स्ट स्टेप कि रेगुलेट किया जाए कंपनी के अफेयर को और रिकॉग्नाइज किया जाए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। क्या क्या था इस एक्ट में? ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नींव का काम किया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
घोषित किया गया, डेजिग्नेट किया गया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वैरेन हेस्टिंग। इसके तहत क्रिएट किया गया एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें कि 4 मेंबर होंगे। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर काम करने के लिए बोला गया, वो उनके सबऑर्डिनेट्स रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कहाँ पे? कलकत्ता में। कब? 1774 में, 1774 में। यहाँ पे एक चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस कंप्राइज कर रहे थे। कंपनी के सर्वेंट्स को किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड करने का आज़ादी नहीं दिया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और वो किसी भी तरीके से ब्राइब या कोई गिफ्ट नेटिव से नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो रिपोर्ट करेंगे रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर के मैटर में किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद नेक्स्ट जो था वो था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, अगला कदम। इसमें कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी को डिस्टिंग्विश किया गया कि कौन सा फंक्शन आपका पॉलिटिकल के हैंड के अंदर आएगा और कौन सा फंक्शन कॉमर्शियल हैंड के अंदर आएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अलाउ किया गया कि वो कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करे, लेकिन यहाँ एक नई बॉडी का क्रिएट किया गया जिसको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जा रहा है। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेंगे? पॉलिटिकल अफेयर को अब मैनेज करेंगे। मीन्स कॉमर्शियल अफेयर विल बी मैनेज्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल सी ओवर द political affairs, hence the foundation of double government. It empowered board of control to supervise and direct operations that is related to civil as well as military government और revenue से related जो है। यहाँ क्या हुआ? पहली बार ब्रिटिशर्स पोसेशन थे, उनको ब्रिटिश पोसेशन का नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं डायरेक्टली कि इन विच एक्ट it was called British possession in India for the very first time। ये क्वेश्चन आ चुका है। British government were given the supreme control over companies affair और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में भी। Now next in the row is Charter Act of 1833। सेंट्रलाइजेशन होगा, ये मिस टाइप हो गया। It was the final step towards centralization of the British India। यहाँ से कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो चुका था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। एंड फर्स्ट पर्सन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज विलियम बेंटिक। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में। पहले पर्सन गवर्नर जनरल बनने के लिए कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले किसे बनाया गया, किस एक्ट के तहत बनाया गया, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। अगेन बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनके लेजिस्लेटिव पावर्स को ले लिया गया, वापस ले लिया गया। इससे पहले के जो एक्ट्स के तहत लॉज बनाए जाते थे उनको रेगुलेशंस नाम दिया जाता था, बट इस एक्ट के तहत जो लॉ बनाया गया है वो एक्ट कहलाता। रेगुलेशंस और एक्ट में क्या डिफरेंस है? फाइंड इट आउट। रेगुलेशन और एक्ट में क्या डिफरेंस है? अगर नहीं पता चलता है आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ओवर दिस, द डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड एक्ट। इट एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेगी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। और इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन हायर डिबेट इंडियंस। क्या यहाँ से शुरू होता है ऑल इंडिया सर्विसेज का कहानी। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से कि ओपन कंपटीशन का सिस्टम शुरू हुआ, बट इंडियंस को अभी उसमें पार्टिसिपेट करने की आज़ादी नहीं थी। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इट एबॉलिश द सिस्टम ऑफ पैट्रोनेज। अभी तक पैट्रोनेज के बेसिस पे यहाँ ओपन कंपटीशन तो था, बट पैट्रोनेज के बेसिस पे अपॉइंट किया जा रहा था। नाउ द पैट्रोनेज सिस्टम इज एबॉलिश्ड और यहाँ पे ओपन सिस्टम को कंप्लीटली इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और ये कब लाया गया? मैकॉले कमेटी के द्वारा। कमिटीज जब आगे पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे अगला डिफरेंट कमिटीज के बारे में। उसमें सबसे पहला कमेटी लेकिन हम लोगों के पास मैकॉले का ही आता है, जो कि 1853 में 53-54 में अपना रिपोर्ट पब्लिश किया था।
मैकॉले मिनट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट्स सेपरेटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात सबसे पहली बार की गई इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ऑन। 1853 के बाद 1857 का रिवॉल्ट हो गया, जिसके तहत ढेर सारे बदलाव देखे गए। अब तक तो हम लोग देख रहे थे कंपनी रूल के बारे में, तो कंपनी रूल का क्या क्या सैलिएंट फीचर्स रहा देख लेते हैं एक बार। इसके बाद क्राउन रूल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो प्रोविंसेस इवॉल्व कर करके सामने आए। गवर्नर जनरल का ऑफिस हमारे पास इवॉल्व करके आया, इससे पहले गवर्नर का ऑफिस हुआ करता था। कुछ नए स्कीम्स का फाउंडेशन रखा गया। सिविल सर्विसेज सामने आए इन द 1833 देन इन 53। सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के बारे में बात की जाने लगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस बनाया गया। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का गठन किया गया। ये सारे कंपनी रूल के फीचर्स हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे क्राउन रूल की तरफ। तो 1857 का रिवॉल्ट, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद कंपनी के सारे एक्टिविटीज को टेक ओवर कर लिया गया। किसके द्वारा? क्राउन के द्वारा। नाउ इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, एबॉलिश द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे ये दोनों ऑफिस को एबॉलिश कर दिया गया। आफ्टर दैट द गवर्नर जनरल का जो डेजिग्नेशन था उसको वायसराय में चेंज किया गया, और ऐसे पहले वायसराय बने हमारे लॉर्ड कैनिंग। अब ये दो ऑफिस जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का ऑफिस को जब एबॉलिश किया गया, तो उसके बाद एक नया ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये इंग्लैंड में हुआ करते थे, वहां के पार्लियामेंट में बैठते। फिर उनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेंगे। ये बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पे काम करेगा। क्राउन रूल के अंदर ये इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सिर्फ यूनिटरी नहीं होगा, बल्कि रिजिडली सेंट्रलाइज होगा, और सारा कंट्रोल जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के अंदर आएगा। इट विल हैव द एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। अब इसके बाद क्राउन रूल के तहत सबसे पहला जो हमारे पास एक्ट आता है वो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ये सब बताया गया कि वायसराय कहा जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया गया, 15 मेंबर का काउंसिल बनाया जाएगा, रिजिडली सेंट्रलाइज्ड होगा अब एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद जो पहला एक्ट आया वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसमें डिसेंट्रलाइज किया जाना शुरू हो गया। मीन्स अभी तक जो सेंट्रलाइज हो रहा है, द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू डिसेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इज टेकन इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसके बाद इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में और भी बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए इनिशिएट किया गया। नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब के लिए बनाए गए। पोर्टफोलियो सिस्टम जो कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, कब? 1859 में। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं नेट में। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लाया गया, कब लाया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम के किसने इंट्रोड्यूस किया, ये घुमा फिरा के 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें एम्पावर किया गया वायसराय को कि वो इशू करे ऑर्डिनेंस, वो भी बिना किसी कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के। कब? जब वहाँ पे इमरजेंसी रहेगी, और ऐसे ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए वैलिड होगा। और यही 6 महीने का रूल आज भी हम लोगों को के पास है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में देखा जाता है कि 6 महीने के लिए ही वो वैलिड होता है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसमें क्या है? 1885 क्या हुआ? कांग्रेस का गठन हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया। अब इसका जो काम हुआ 7 सालों में, इन 7 सालों के काम का प्रभाव था कि 1885 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इसमें इंडियंस के नंबर को प्रोविंशियल काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल दोनों में बढ़ाया गया। अभी तक जो 10 हुआ करता था, वो बढ़ा करके 16 कर दिया गया। इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार, बट वेरी मच लेसर इन अमाउंट, बहुत पार्शियल तरीके। और काउंसिल के फंक्शन को भी एनलार्ज किया गया। बजट डिस्कस कर सकते थे अब इंडियन, पर फाइनल डिसीजन जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ही होगा, अपर अथॉरिटी का ही होगा। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो वायसराय ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन आता है, मॉर्ले कौन थे,
3-4 ऑप्शन दे देगा, सेक्रेटरी थे, गवर्नर थे, वायसराय थे, वगैरह वगैरह। मिंटो का क्या डेजिग्नेशन था, क्या पोस्ट था। यहाँ पे साइज ऑफ द काउंसिल को बढ़ाया गया, कहाँ, दोनों जगह पे, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे। पिछले वाले एक्ट में 16 किया गया था 10 से बढ़ा करके, इस वाले में 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात पहली बार की गई, जिसको कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। कब आया सबसे पहले? 1909 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट सबसे पहले कब आया? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के दौरान। और यहाँ से पार्टीशन की कहानी शुरू। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में ही लॉर्ड मिंटो को कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर किसको कहते हैं? लॉर्ड मिंटो। जितने भी हाईलाइट करके दिए हुए हैं वो सारे कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है। पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जा चुका, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें पहली बार इंडियंस का एसोसिएशन देखा गया, कहाँ? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और ऐसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय में। ऐसे पहले गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये नाम भी पूछा गया है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जहाँ पे मॉन्टेग अगेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया एंड क्लेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यहाँ पे पहली बार सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिमार्केट किया गया, अलग किया गया। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो भागों में बांटा गया, क्या क्या? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। और इस सिस्टम को नाम दिया गया डायरकी। और ये एक्सपेरिमेंट जो था वो फेल हो गया, बाद में ये एक्सपेरिमेंट किया गया सेंट्रल लेवल पे, देखेंगे आगे क्या। पहली बार ये सिस्टम लाया गया यहाँ बायकैमरलिज्म का, मीन्स 2 हाउस होंगे। और डायरेक्ट इलेक्शन का भी बात यही किया गया। ये बायकैमरल फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर आज भी हमारे पास है, लोकसभा और राज्यसभा। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आउट ऑफ 6 3 मेंबर्स जो है वो इंडियंस होने चाहिए, लेकिन कमांडर जो होगा वो यूरोपियन ही होगा, इंग्लिशमैन ही होगा। कम्युनल इलेक्टोरेट के प्रिंसिपल को एक्सटेंड कर दिया गया। और अब ये सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस को भी अब कम्युनल इलेक्टोरेट प्रदान किया गया। ग्रांटेड द फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। अब वोटिंग ज्यादा लोग कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो लिमिटेड ही था। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का ऑफिस बनाया गया, कहाँ पे? लंदन से ऑपरेट होगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मीन्स रखा गया न्यू यूपीएससी का, पर उस समय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नाम दिया गया था इस 1926 में। आगे देखेंगे हम लोग, इसके बारे में भी आगे अभी पढ़ना है। प्रोविंशियल बजट को पहली बार सेंट्रल बजट से अलग किया गया। रॉयल कमीशन टू इंक्वायर इनटू द रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट अपॉइंट किया गया फॉर द पीरियड ऑफ 10 साल के लिए। और 10 साल के बाद हमारे पास क्या आता है? 1919 के बाद 1929 में आने वाला था, बट 2 साल और पहले ही आ गया हमारे पास साइमन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन, जो कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से वर्क कर रहा है इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करना था। बट इसमें कोई भी इंडियंस नहीं थे। एंड इट ऑल्सो शोड नो सिंपैथी टुवर्ड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन, और डोमिनियन स्टेटस का जो मांग चल रहा था वो भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। और क्या था इस रिपोर्ट में, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में? डायरकी को एंड करने की बात की गई, यूनिटरी सिस्टम इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है, और फेडरल सेटअप के लिए एडवोकेट किया गया। वोटिंग सफरेज को एक्सटेंड किया जाए, धीरे धीरे बढ़ाया जाए, बट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स हर एक आदमी को, हर एक नागरिक को वोटिंग का अधिकार देना अभी इंडिया के लिए इम्प्रैक्टिकल बताया गया। क्या बोला गया? कि ये इम्प्रैक्टिकल है कि इंडिया में सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को सही नहीं बतलाया गया, बट इसका कोई अल्टरनेटिव भी सजेस्ट नहीं किया गया। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इट वाज आल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे आर्टिकल्स आज के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से इन्फ्लुएंस्ड है। डायरकी फेल हो चुका था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे जो जिनका कोई बहुत रिजल्ट निकल करके आया नहीं था। फिर भी इसके क्या क्या उपाय किए जा सकते थे, इसके लिए लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसके कुछ प्रोविजंस देखते हैं। फेडरल पॉलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को एज ए यूनिट रखा गया। सेंट्रल लिस्ट, सेंटर के पावर को और डिफरेंट पावर्स को
तीन लिस्ट में डिवाइड किया गया, फेडरल लिस्ट जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें 54 सब्जेक्ट्स थे एंड कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें कि 36 सब्जेक्ट रखा गया। फेडरल लिस्ट के बारे में क्या है कि इसके ऊपर सिर्फ सेंटर एक्ट कर सकता है, प्रोविंशियल लिस्ट के ऊपर सिर्फ प्रोविंसेस एक्ट कर सकता है एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे एक्ट करने के लिए सेंटर भी एक्ट कर सकता है और प्रोविंशियल लेवल का भी गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल्स एंड लॉज बना सकते हैं। डायरकी एबॉलिश कर दी गई थी प्रोविंसेस के लेवल पे और इसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई प्रोविंसेस को। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को फिर से और एक्सटेंड किया गया और इस बार डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और लेबरर्स एंड वर्कर्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1935 में इस्टेब्लिश, फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश की गई 1937 में, जो आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप। सेकेंड स्ट्रैंड हम लोगों को देखना था क्या, इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज किस तरीके से इवॉल्व हुए इंडिया। इट वाज द वेरी मच इंपॉर्टेंट लीगेसी। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ब्रिटिशर्स का इंडिया को सिविल सर्विसेज देना। क्यों दिया गया, ताकि जो सर्वेंट्स थे उनको मिलिट्री और नेवल पर्सनल से डिस्टिंग्विश किया जाए। और ये सबसे पहले किया गया 1765 में। और पहला ट्रेस जो है रेगुलर ग्रेडेशन का वो देखा जाता है 1675 में। इस ऑर्डर को डायरेक्टली पूछा गया है कि रेगुलर ग्रेडेशंस किस तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, ये नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या अप्रेंटिस, उसके ऊपर राइटर, देन फैक्टर, देन जूनियर मर्चेंट, देन सीनियर मर्चेंट। सिविल सर्वेंट को पहला बार ऑफिशियल रिकॉर्ड में 1765 में, यहाँ पे बतला चुके हैं, पहली बार 1765 में रखा गया। इसका फाउंडेशन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया, लेकिन इसको रिफॉर्म, मॉडर्नाइज और रेशनलाइज किसने किया, लॉर्ड कैनिंग ने। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है और इसलिए लॉर्ड कैनिंग को ही फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। दो तरीके के सिविल सर्विसेज लाए गए थे, कन्वीनेंटेड एंड नॉन कन्वीनेंटेड। कन्वीनेंटेड क्या है, कन्वीनेंटेड सिविल सर्विसेज में सिर्फ इंग्लिश मैन होते हैं। ये लोग एक कॉवेनेंट साइन करते हैं कि वो कंपनी के लिए फेथफुल रहेंगे और किसी भी तरीके का कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे। इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया, जैसे जुडिशियल, पॉलिटिकल, रिवेन्यू और मर्केंटाइल। वहीं नॉन कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज क्या है, इसमें इंडियन, पारसीज, इंग्लिशमैन, पोर्टुगीज सबको इंक्लूड किया गया है। किसी भी तरीके का कोई कॉवेनेंट साइन नहीं किया जाता है यहाँ। इनके पास कोई कैडर नहीं होता है और इनको तीन ग्रुप में बांटा गया, क्या क्या, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। तो ये कॉवेनेंटेड और नॉन कॉवेनेंटेड। पहली कमेटी जो इस्टेब्लिश की गई इस डायरेक्शन में वो था मैकॉले कमेटी। कब इस्टेब्लिश की गई, 1854 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जब देख रहे थे हम लोग, उस समय इसका जिक्र आया था, मैकॉले मिनट के बारे में बतलाया गया था। देखते क्या है, इसके रिकमेंडेशन थे कि ओपन एग्जामिनेशंस करवाए जाए। एग्जाम के लिए जो एज है वो 18 से 23 के बीच में हो और एग्जामिनेशन लंदन में हेल्ड हो, जिसमें फाइनल अपॉइंटमेंट से पहले एक प्रोबेशन पीरियड भी होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कॉलेज, जिसको कि हेलीबरी कॉलेज भी कहा जाता है, वो एबॉलिश कर दिया जाए। यहाँ से क्वेश्चन आया है कि हेलीबरी कॉलेज को एबॉलिश करने की बात किस कमेटी ने की थी। हाई लेवल का स्टैंडर्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाए। सारे रिकमेंडेशन जो थे इसके वो एक्सेप्ट कर लिए गए, इम्प्लीमेंट किए गए बोर्ड के द्वारा। पहला कम्पिटिटिव एग्जाम किया गया कब, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं 1855 में लंदन में, वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर, अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके बाद का एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया गया ब्रिटिश सिविल सर्विसेज कमीशन के द्वारा। पहला एग्जाम जो किसी इंडियंस ने क्वालिफाई किया था वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 में। यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई द कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर, और ये कोई और नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। नेक्स्ट कमीशन इज एचिसन कमीशन इन द ईयर 1886। हायर एम्प्लॉयमेंट में इंडियंस का जो क्लेम था उस मामले को जांचने के लिए, उसको परखने के लिए ये कमीशन का अपॉइंट किया गया। 2 टियर क्लासिफिकेशन किया जाए सिविल सर्विसेज का जो होता था अभी तक, कॉवेनेंटेड एंड अनकॉवेनेंटेड, इनको एबॉलिश कर दिया जाए और 3 टियर क्लासिफिकेशन के बारे में बोला जा रहा है। पहला इंपेरियल, नेक्स्ट वन इज प्रोविंशियल एंड अनदर विल बी सबऑर्डिनेट। मीन्स कॉवेनेंटेड और अनकॉवेनेंटेड की जगह पे इंपेरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज लाया जाए। मैक्सिमम एज जो है एंट्री में वो फिक्स किया जाए 23 पे।
स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को एबॉलिश कर देने की बात हुई। एग्जाम जो है वो साइमल्टेनियसली इंग्लैंड और इंडिया दोनों जगह पे करवाया जाए, ये बात सबसे पहले की गई एचिसन कमीशन में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से कुछ पोस्ट जो इंपेरियल सिविल सर्विसेज का है उसको प्रमोशन के द्वारा फिल किया जाए, और ये प्रमोशन किसको देना होगा? प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के मेंबर को। रिकमेंडेशन इनके एक्सेप्ट किए गए, सारे इम्प्लीमेंट भी किए गए। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया इन द ईयर 1892। यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं किस साल में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को अबॉलिश किया गया था? 1892। नेक्स्ट कमीशन इज इस्लिंगटन कमीशन। इट इज established in the year 1912, also known as Royal Commission on Public Services। रिपोर्ट सबमिट किया गया 1915 में। ध्यान रहे 1914 में हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुका था, इसलिए इस कमीशन के का कोई भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक इसका रिकमेंडेशन आया 1915 में ये आउटडेट हो चुका था। इसका कारण फिर भी देखते हैं क्या है इसका कहना। इसका कहना था कि सुपेरियर पोस्ट जो है वो पार्टली इंग्लैंड के द्वारा, पार्टली इंडियंस के द्वारा फिल किया जाए। साइमल्टेनियस एग्जाम को ये सपोर्ट नहीं कर रहा था। 25% ऑफ द सुपीरियर पोस्ट शुड बी फिल्ड बाय इंडियंस। कैटेगराइज द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द क्लास 1 एंड क्लास 2 कैटेगरी। एफिशिएंसी जो है वो कंसिडर किया जाए फिक्स करने पे किसका? सैलरी के ऊपर। सैलरी फिक्स करने की बात की गई। आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर के कारण इसको आउटडेट मान लिया गया और कंसिडर भी नहीं किया गया। नेक्स्ट रिपोर्ट इज मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट आफ्टर द मॉन्टेगो रिफॉर्म ऑफ 1919। इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें 33% ऑफ द सुपेरियर पोस्ट को इंडियंस के थ्रू को रिक्रूट करने की बात की गई, और ये परसेंटेज जो है वो हर साल 1.5% से बढ़ाने के लिए भी कहा गया। साइमल्टेनियस एग्जाम को जारी रखना चाहिए इंग्लैंड और इंडिया दोनों जगह पे। फेयर सैलरी, पेंशन अलाउंस की बात की गई इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर्स के लिए, ताकि वो लोग किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो। 9 नए ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया गया, और ये क्रिएट किया गया किसके द्वारा? कमिटी ऑन डिवीजन एंड फंक्शन के द्वारा, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1918 में। ये किया गया था काम 1918 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ M.E. गैंटलेट। ये नाम भी पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन आया है। M.E. गैंटलेट के चेयरमैनशिप में 1918 में बाय द कमिटी ऑफ डिवीजन एंड फंक्शन कितने? 9 ऑल इंडिया सर्विसेज नए क्रिएट किए गए। सुपीरियर सिविल सर्विसेज में इंटर करने के लिए 5 कौन कौन से मेथड्स थे? या तो ओपन कंपटीशन जो इंग्लैंड में हो रहे हैं उसको क्वालिफाई कीजिए, या तो जो सेपरेट एग्जाम इंडिया में ली जा रही है उसको क्वालिफाई कीजिए, या फिर अपॉइंटमेंट थ्रू द बार, ये जुडिशियल पोस्ट के लिए था, या फिर प्रमोशन फ्रॉम प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाय नॉमिनेशन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कम्युनल एंड प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन। ये सिर्फ इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था इस पोस्ट। 1922 में एक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और इट वॉज टेकन ओवर बाय न्यूली एस्टेब्लिश्ड पब्लिक सर्विस कमीशन। कब? 1 अक्टूबर इन द ईयर 1926। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर अगर बनाना है वीडियो तो हर एक टॉपिक के बाद वो भी बना दिया जाएगा। सजेस्ट कीजिए क्या क्या नए चीज लाया जाए। नेक्स्ट कमीशन इज ली कमीशन। इन द ईयर 1923 रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। रिपोर्ट सबमिट हुआ था 1904 में। यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस, इंडियन सर्विसेज ऑफ इंजीनियर, इरिगेशन ब्रांच के लिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, बॉम्बे प्रोविंस को छोड़ करके इनको रिटेन किया जाए, इनको जारी रखा जाए। बट बाकी के जो ऑल इंडिया सर्विसेज थे उनमें फर्दर रिक्रूटमेंट को बंद कर देने की बात हो रही है। सुपीरियर पोस्ट पे 20% जो पोस्ट है वो प्रमोशन के थ्रू फिल किया जाए, या प्रमोशन दिया जाना चाहिए प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के मेंबर्स को। ब्रिटिश ऑफिसर्स को अलाउ किया जाए कि वो अगर इंडियन मिनिस्टर्स के अंदर में काम नहीं करना चाह रहे तो वो रिटायरमेंट ले ले। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश की गई इन द ईयर 1926। एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होंगे। यहाँ पहले चेयरमैन थे सर जो रॉस ब्रेकर, यहाँ से भी क्वेश्चन है। एंड एक सीनियर मेंबर थे जो कि ब्रिटिश होम सिविल सर्विसेज के 1937 में कमीशन सेटअप किया गया फेडरल सिविल सर्विसेज कमीशन के नाम से। और फाइनली 1950 26 जनवरी के दिन यूपीएससी के द्वारा ये फेडरल सिविल सर्विसेज कमीशन
को रिप्लेस कर दिया गया और हमारे पास आया यूपीएससी, जो आज भी काम कर रहा है। द थर्ड स्ट्रैंड दैट इज ग्रोथ ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस। और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ग्रो किए? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, द वेरी फर्स्ट इन द रो। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सेपरेट सेक्रेटेरिएट दिया गया गवर्नमेंट ऑफ बंगाल से। कब? 1843 में सबसे पहले। इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन से थे? होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड फॉरेन डिपार्टमेंट। पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था 1859 में। टेन्योर सिस्टम लाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। और रेलवे बोर्ड बनाया गया 1905 में ही, रिजोल्यूशन ऑफ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारे पॉइंट से क्वेश्चंस आ चुके हैं। सेक्रेटेरिएट के अंदर क्या क्या काम हुआ था, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रीनेम किया गया मिनिस्ट्रीज में। कब? 1947 में। इससे पहले डिपार्टमेंट बोला जाता था, अब मिनिस्ट्रीज बोला जाने लगा। डिपार्टमेंट ऑफ होम पहले अगर बोलते थे तो अब होम मिनिस्ट्री हो गया, इस तरीके से। सेकेंड वन इज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 1772 में पहली बार लाया गया बाय वैरन हेस्टिंग। फर्स्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बंगाल में आया था। कब? 1786 में। दरोगा सिस्टम 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑफिस डिविजनल कमिश्नर 1829 में लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। सारे पॉइंट से क्वेश्चंस आए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं। कॉन्स्टेबलरी सिस्टम इंडियन पुलिस एक्ट के द्वारा 1861 में सबसे पहले। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कब बनाया गया? 1687 में मद्रास में। सारे क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चंस है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे में और कलकत्ता में बनाया गया 1786 में। लॉर्ड मायो के रेजोल्यूशन के तहत 1870 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया गया। लॉर्ड रिपन के रिजोल्यूशन के तहत 1882 में मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जारी किया गया। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हॉब हाउस। ये नाम भी पूछा गया, क्वेश्चन यहाँ से आया है। कब आया था? 1907 में। ये भी पूछा गया है। कैंटोनमेंट एक्ट लाया गया सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए के द्वारा 1924 में। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट 1753 में बनाया गया। सिस्टम ऑफ बजट सबसे पहले 1860 में आया था। रेलवे बजट को जनरल बजट से 1921 में सेपरेट किया गया। अब तो दोनों को फिर से मर्ज कर दिया गया है। किस साल मर्ज किया गया? अभी रिसेंट न्यूज़ है, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और ये सेपरेट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्थ कमेटी। ये क्वेश्चन भी आया है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद इसको सेपरेट किया गया था? पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाया गया 1921 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1935 बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन पुलिस एक्ट लाया गया 1861 में। सिस्टम ऑफ कंस्टेबलरी अभी पढ़े थे इससे पहले हम लोग। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी कब आया था? 1861 में। इसका नाम बदल करके अभी हाल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया गया है, रिसेंट न्यूज़ है। इंडियन पीनल कोड 1860 में आया, इसका नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है। रिपोर्ट ऑफ पुलिस कमीशन 1902-1903 में आया और इंडियन एविडेंस एक्ट को नाम बदल करके रिसेंटली भारतीय साक्ष्य अधिनियम कह दिया गया है। इंडिपेंडेंस के बाद क्या गया चेंजेस आए हैं? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, डिवीजन किया गया है किसमें, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को, फेडरल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं जिसको। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को सिविल सर्वेंट्स के ऊपर सुप्रीम बताया गया है, सुप्रीम पावर दिया गया है। मीन्स सिविल सर्वेंट्स हैव टू वर्क अंडर द supremacy of political executive as political executive were the representative of people, direct representative of people. Growth of welfare and development department, न्यू सिविल सर्विसेज को क्रिएट किया गया है इसमें, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। पंचायती राज इवॉल्व हुआ, पंचायती राज भी हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा जब भी इसको कवर करेंगे, ताकि डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया। चलिए बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज इस्टेब्लिश हुआ था और किस साल हुआ था, डेट के साथ भी यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं पंचायती राज में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73 एंड 74 बहुत इंपॉर्टेंट है और ईयर बता दिए चलिए अब आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस तरीके से पीपल्स के पार्टिसिपेशन को एज ए एडवाइजरी कमेटी या फिर प्रेशर ग्रुप के तौर पे हमेशा से
वेलकम किया गया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड कीप लर्निंग।